मेरा नाम आदिरा है। मेरी यह कहानी मेरी माँ से शुरू होती है। सही कहते हैं, माँ बाप के साथ ही बच्चों की नसीब जुड़ी होती है। अगर माँ बाप अपने नसीब ख़राब करते हैं तो बच्चे के भी नसीब ख़राब हो जाते हैं। मेरी माँ बहुत ही चुलबुली और बहुत ही खूबसूरत थी। घर में सब मेरी माँ से बहुत प्यार करते थे। मेरी माँ 5 भाइयों की इकलौती बहन थी, लेकिन उन्होंने अपनी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ी गलती की। उन्होंने अपने माँ बाप का इज्जत का ख्याल नहीं किया, अपने भाइयों का प्यार का ख्याल नहीं किया और वह एक 38 साल के मर्द के साथ घर से भाग गई। माँ की ऐसी हरकत मेरे नाना को पसंद नहीं आया। नाना ने माँ को मरा हुआ मान लिया। नाना और मामा लोग माँ को कभी मुड़कर नहीं देखे। माँ भी उन लोगों से नज़रें कभी नहीं मिला पाई। माँ अपनी अलग दुनिया बसा चुकी थी। सतीश जो मेरा बाप है, मेरी माँ को भगाकर अपने साथ ले आया। मेरा बाप पहले से ही शादीशुदा था। उसकी गांव में पहले से ही एक पत्नी थी, लेकिन पता नहीं मेरी माँ कैसे उस आदमी के बहकावे में आ गई जो एक शादीशुदा मर्द के साथ भाग आई। यह बताते हुए मुझे बहुत शर्म महसूस होती है। उस आदमी ने मेरी माँ को झूठे सच्चे प्यार के वादे देकर अपने साथ भगा कर ले आया। मेरी माँ के साथ 1 साल बिताने के बाद वह मेरी माँ को छोड़कर फिर से अपनी पहली पत्नी के पास गांव चला गया और मेरी माँ को वह कभी मुड़कर भी नहीं देखा। मेरी माँ उस आदमी से मिलने की बहुत कोशिश की, उस आदमी को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उस आदमी ने कहा कि मैं अपनी पहली पत्नी को नहीं छोड़ सकता, मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। उस आदमी ने मेरी माँ को छोड़ दिया। उसके छोड़कर जाने के बाद माँ को पता चला कि वह प्रेग्नेंट है। जब माँ को यह पता चला कि वह प्रेग्नेंट है तो माँ उस आदमी से फिर से मिलने की कोशिश की। जब मेरी माँ उस आदमी से मिली तो उसने मुझे अपना बच्चा मानने से साफ इनकार कर दिया। वह कहने लगा, क्या पता कि यह तुम्हारे पेट में जो बच्चा है वह मेरा है भी या नहीं। तुम जब अपने माँ बाप को बेइज्जत करके मेरे साथ घर से भाग सकती हो, मेरे साथ बिना शादी किए हुए रात गुजार सकती हो, तो क्या पता तुम किसी और मर्द के साथ भी रात बिताई होगी। यह सुनने के बाद मेरी माँ ने उस आदमी को ज़ोरदार एक थप्पड़ मारा और खामोशी के साथ उस आदमी की ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए निकल गई। उस दिन के बाद से मेरी माँ को उस आदमी के चेहरे से भी नफरत हो गया। मेरी माँ ने दोबारा उस आदमी को दोबारा मुड़कर नहीं देखा और उन्होंने यह फैसला कर लिया कि वह अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ेगी, वह मुझे इस दुनिया में लाएगी। उस आदमी के बाद से मेरी माँ को दुनिया की हर मर्द से भरोसा उठ गया। मेरी माँ अपने आप से नफरत करने लगी, वह खुद को कोसने लगी। मेरी माँ के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह नाना के पास जा सके, मामा सबसे नज़रें मिला सके। एक दिन माँ ने नानी से बात करने की कोशिश की। माँ ने जब नानी से फ़ोन पर बात किया तो नानी ने साफ साफ कह दिया कि दोबारा तुम हम लोगों से बात करने की कोशिश भी मत करना। तुम्हारे लिए हम सब मर चुके हैं और तुम हमारे लिए मर चुकी हो। इतना कहकर नानी ने आगे माँ की कोई बात नहीं सुनी और फ़ोन रख दिया। माँ का कोई सहारा नहीं था, बस था तो एक छोटा सा घर जो उसी आदमी का था। मेरे बाप के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी, वह शहर में भी अपने नाम से घर लिया हुआ था। माँ को तो उस आदमी से इतनी नफरत थी कि उसे इस घर में रहने का दिल भी नहीं करता था, लेकिन माँ मजबूर थी। माँ प्रेग्नेंट थी, वह कहाँ जाती। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और मैं पैदा हो गई। जैसे तैसे करके माँ ने मुझे पाला और मैं पूरे 10 साल की हो गई। जब मैं बच्ची यानी 10 साल की थी तो मुझे समझ नहीं थी दुनिया की, इस दुनिया में क्या क्या होता है। मैं सिर्फ सुबह पढ़ने जाती और शाम को आकर होमवर्क करना और फिर खाना खाकर सो जाना। बस एक अंकल थे जो हमारे घर रोज आते जाते थे और वो मेरी माँ के कमरे में चले जाते थे। वह अंकल पूरी रात उस कमरे में रात गुजारते और फिर सुबह वापस अपने घर चले जाते। मैं अपनी माँ से पूछती कि माँ, यह अंकल रात को तुम्हारे साथ क्या करते हैं, तो मेरी माँ बात को टाल जाती और वह सच्चाई नहीं बताती थी। मैं भी इतना कुछ जानती नहीं थी, कुछ समझ नहीं थी, इसलिए मैं भी माँ से ज़्यादा नहीं पूछती थी। लेकिन अगर कभी पूछ लेती कि माँ वह अंकल कौन है, तो मेरी माँ कोई ना कोई बहाना बना दिया करती और कुछ जवाब नहीं देती थी। लेकिन एक दिन आधी रात को अचानक से मेरी नींद खुली। मुझे बहुत ज़ोरों की प्यास लगने लगी तो मैं बिस्तर से उठी और पानी पीने के लिए किचन में चली गई। जैसे ही मैं पानी पी करके अपने बिस्तर पर वापस आ रही थी तो मैं क्या सुनती हूँ कि मेरी माँ के कमरे से कुछ आवाज़ें आ रही है। अजीबोगरीब आवाज़ें थी। मैं छोटी सी बच्ची 10 साल की थी। माँ के कमरे से आवाज़ आना मुझे अजीब लगा। मैं एक पल को तो डर गई थी कि मेरी माँ को क्या हो गया है जो इस तरह की आवाज़ें आ रही है। लेकिन दूसरे ही पल फिर मुझे अंकल की भी आवाज़ आई, जो अंकल शाम को हमारे घर आया करते थे और वह माँ के कमरे में चले जाया करते थे
और फिर वापस उनको सुबह ही निकलते हुए देखा करती थी। ऐसा आवाज़ सुनकर मैं बहुत डर गई थी। मैं अपनी माँ का दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से बजाने लगी। मैंने कहा, माँ दरवाज़ा खोलो, आप ठीक तो है ना? तभी माँ ने दरवाज़ा खोला। मैं बहुत बुरी हालात में थी। माँ के कपड़े भी बिखरे हुए थे, बाल भी बिखरे हुए थे। माँ दुल्हन की तरह तैयार हुई थी। मैं माँ को ऐसा पहली बार देख रही थी। माँ तो दिन में ऐसा नहीं रहती थी, फिर रात को ऐसी हालात में क्यों थी? खैर, मैंने माँ से ज़्यादा सवाल नहीं किया। मैंने कहा, माँ आप ठीक है ना? वह कहने लगी, हाँ मैं ठीक हूँ, जाओ जाकर अपने कमरे में सो जाओ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। इतना कहकर माँ ने मुझे अपने कमरे में भेज दिया। मैं अपने कमरे में आकर सो गई। दूसरे दिन मैंने अपनी माँ को कहा, माँ आज मैं आपके साथ ही सोऊंगी, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं माँ से बहुत जिद करने लगी तो माँ ने मुझे अपने साथ सुला लिया। मैं बहुत गहरी नींद में सो गई थी। आज अंकल शाम को नहीं आए थे, लेकिन उस वक्त मेरे होश उड़ गए जब आधी रात को मेरी नींद खुली और मैंने अपनी माँ को उस अंकल के साथ ऐसे हालात में देखकर मेरी आत्मा कांप उठी। मुझे तो यह भी नहीं पता था कि हमारे पास ज़िंदगी जीने के लिए पैसे कहाँ से आते हैं। मेरी माँ घर का खर्च कैसे चला रही है, लेकिन वह जो अंकल आते थे वही मेरे घर का खर्च चला रहे थे। लेकिन मुझे नहीं पता था। मैं तो बस यह देखती थी कि घर में एक अंकल आते हैं शाम के टाइम और वह मेरी माँ के साथ पूरी रात के लिए कमरे में बंद हो जाते हैं। लेकिन उस वक्त मुझे नहीं पता था कि मुझे जो खाना मिलता है, जो स्कूल की फ़ीस होती है, अच्छे अच्छे कपड़े होते हैं, वह कहाँ से आती है। मैं इन सब का ख्याल ही नहीं करती थी कि मेरी माँ पैसे कहाँ से लाती है, मेरे लिए अच्छे कपड़े, खाने पीने की चीज़ और मेरी हर ज़रूरत को कहाँ से पूरा करती है। यह मुझे उस वक्त नहीं पता था, लेकिन अब मैं हर बात को अच्छी तरह से समझती हूँ। अब सुनिए आप मेरी ज़ुबान से ये कहानी। मेरी माँ की भी अपनी मजबूरी थी। मेरी माँ यह सब अपनी खुशी से नहीं कर रही थी। मेरी माँ बिल्कुल अकेली पड़ चुकी थी। मेरे पैदा होने के बाद वह सोचने लगी कि मेरी परवरिश वह कैसे करेगी। खुद का पेट भरना था, घर चलाना था और एक अकेली औरत के लिए यह सब आसान नहीं होता। एक बच्चे का परवरिश करना, घर चलाना, जिसके पास कोई सहारा ना, उसके आगे पीछे सोचने वाला कोई ना हो। एक दिन मेरी माँ ने एक किराने वाले से कुछ पैसों और राशन की मदद मांगा तो उस राशन दुकान वाले ने मेरी माँ से एक रात की ख्वाहिश बताई। यह सुनकर मेरी माँ सुन पड़ गई थी। मेरी माँ को अच्छी तरह से समझ आ गया था कि यह दुनिया बिना मतलब को किसी को कुछ भी नहीं देती है। यहाँ हर एक चीज़ के बदले उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। यह दुनिया बिना मतलब के किसी को कुछ नहीं देती। मेरी माँ जवान थी, खूबसूरत थी, उनकी खूबसूरती पर हर किसी की नज़र थी। लोग मेरी माँ को हवस भरी नज़रों से देखा करते थे। जब मेरी माँ ने मर्दों की नज़रों को भांपा और एक नज़र मेरी तरफ देखी और फिर अपनी तरफ देखा, तो फिर माँ ने यह फैसला कर लिया कि मेरी माँ को क्या करना है। माँ अच्छी तरह समझ चुकी थी कि जिसका कोई सहारा ना हो उसे अकेले जीना बड़ा मुश्किल है और यह दुनिया अकेली औरत को देखकर बड़ा परेशान करता है। एक मजबूर औरत का हर कोई फ़ायदा उठाना चाहता है। ये दुनिया में रहने वाले सफ़ेद पोश इज्जतदार लोग उसे चैन से जीने नहीं देंगे और वह फ्री में उसकी जवानी को लूट लेंगे। इसलिए माँ ने यह फैसला किया कि वह अपने जिस्म का सौदा करेगी और उनसे उसकी कीमत लेगी। मेरी माँ को अपनी ज़िंदगी गुजारने का एक यही रास्ता दिखा, इसलिए उन्होंने अपने जिस्म का सौदा करना शुरू कर दिया। बस इसी तरह से पड़ोस में रहने वाले एक अंकल जो बिजनेसमैन थे, उनका घर भी बहुत बड़ा था, वह बहुत पैसे वाले थे जो मेरी माँ को बहुत पसंद करते थे। मेरी माँ का उस अंकल के साथ हंसी मजाक होता था। उस अंकल को मेरी माँ के बारे में सब कुछ पता था। उस अंकल ने मेरी माँ के साथ अपनी ख्वाहिश बताई। मेरी माँ भी तैयार हो गई। मेरी माँ ने बदले में कहा कि वह हमारा घर चलाए, माँ और मेरा सारा खर्चा उठाए। वह अंकल मान गए। उन्होंने मेरी माँ को कहा कि ठीक है, मैं पूरे महीने के खर्चे के बराबर तुम्हें पैसे दिया करूँगा, लेकिन बदले में मुझे जब भी मन करेगा तुम्हारे साथ रात गुजारने का मैं आऊँगा और रात तुम्हारे साथ बिताकर चला जाऊँगा। माँ ने अंकल की शर्त मान ली, इसलिए मैं अंकल को रात में आते हुए देखती थी और सुबह में जाते हुए देखा करती थी। उनको जब मन करता था वह आते थे और रात भर हमारे घर रुकते थे, फिर सुबह होकर चले जाते थे। उस वक्त मुझे यह समझ नहीं थी, मैं बच्ची थी। इसलिए जब एक रात मैं पानी पीने के लिए किचन में जा रही थी और माँ के कमरे से अजीबोगरीब आवाज़ सुनी तो मेरा दिल धक से रह गया था। मेरे कदम ठिठक गए थे। मैं माँ की तरफ बढ़ी थी कि शायद मेरी माँ किसी मुसीबत में ना हो। मैंने जब दरवाज़ा पीटना शुरू किया तो माँ बाहर निकली। माँ को ऐसी हालात में देखकर मुझे अजीब लगा। दूसरे दिन जब मैंने माँ के साथ सोने की जिद की तो माँ ने तो मुझे अपने साथ सुला लिया, लेकिन वह अंकल भी मेरे सोने के बाद रात को मेरी माँ के पास आए। मैं बहुत गहरी नींद में थी, लेकिन किसी हलचल की आवाज़ से मेरी नींद खुल गई और जब मैंने सामने का मंजर देखा
तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मैंने अपनी माँ को बहुत ही बुरी हालात में देखा। अपनी माँ को ऐसी हालात में देखकर मेरी रूह कांप गई। मेरी हिम्मत ना हुई कि मैं अपनी माँ को आवाज़ दे सकूं या उनसे कुछ कह सकूं। जैसे तैसे करके वक्त गुजर रहा था। सुबह का वक्त हो रहा था। अचानक से दरवाज़ा खोला तो मेरी जान में जान आई। वह अंकल चले गए। मैं भी अपने मुंह को दबाए और कंबल को ओढ़े चुपचाप बिस्तर पर लेटी हुई थी। उस अंकल के जाने के बाद माँ भी मेरे साथ बिस्तर में आकर सो गई। मैं सुबह होने का इंतज़ार कर रही थी। जैसे तैसे करके वक्त गुजर गया और सुबह जब मेरी आँख खुली तो मैंने देखा माँ किचन में नाश्ता बना रही है। उन्होंने बड़े प्यार से नाश्ता बनाया और मुझे बेड में ला कर दिया। माँ ने कहा, बेटा जाओ फ्रेश हो जाओ, नाश्ता करके तैयार हो जाओ, तुम्हें स्कूल भी तो जाना है। मैंने कहा, माँ उससे पहले मुझे आपसे कुछ पूछना है। माँ ने कहा, हाँ पूछो, क्या बात है। मैंने कहा, माँ आज रात मैंने आपको ऐसी हालात में देखा है कि आपके जिस्म पर कोई कपड़ा नहीं था और वह अंकल आपके ऊपर थे। आप क्या कर रहे थे। मेरी माँ जब यह बात सुनती है तो वह मेरे मुंह पर हाथ रख देती है। वह मुझे बड़े प्यार से समझाने लगती है। वह कहती है, बेटी तुम मुझे गलत मत समझना और देखो बड़ा होकर तुम मुझसे नफरत भी मत करना। मैं तुम्हारा पेट पालने के लिए, तुम्हें पढ़ाने के लिए अपना जिस्म बेचती हूँ। जो अंकल आते हैं ना, बस इसी बात के हमें पैसे देते हैं। दुनिया में जीने के लिए हमें पैसों की ज़रूरत होती है और यह दुनिया बिना मतलब के पैसे किसी को नहीं देती है। उसके बदले में उससे कुछ मांगती है। या अंकल जो है ना, इनके पास दौलत की कोई कमी नहीं है। वह चाहे तो हमारा घर का खर्च यूं ही चला सकते हैं, लेकिन कोई भी यहाँ मुफ्त का कुछ भी नहीं देता। उसके बदले में कुछ न कुछ ज़रूर चाहिए होता है, इसलिए वह हमारे घर का खर्च देते हैं। तुम्हारी पढ़ाई के खर्चे और जो भी हो सारे खर्चे वह देते हैं और बदले में मैं उसे अपना जिस्म देती हूँ। माँ ने कहा, देखो आदिरा, जो चल रहा है उसे चलने दो, तुम इन सब से दूर रहो। मैंने तुम्हें जो हकीकत था वह बता दिया। मैंने तुमसे कुछ भी नहीं छुपाया। बस तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, तुम इन सब में ध्यान मत दो। तुम्हें मैं किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं होने दूंगी। आदिरा, तुम मुझसे वादा करो कि तुम इन सब से दूर रहोगी। तुम इन सब मामले में आज के बाद मुझसे कोई सवाल नहीं करोगी। मैंने हाँ में सर हिला दिया। अब मैं माँ की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देती थी। धीरे धीरे वक्त इसी तरह गुजरता जा रहा था और मैं भी जवान हो गई। मेरी खूबसूरती का कोई जवाब नहीं था। मेरी माँ जितनी खूबसूरत थी, मैं उनसे कहीं ज़्यादा खूबसूरत हसीन दिखने लगी। लेकिन जो चल रहा था वह आज भी चल रहा है। वह अंकल आज भी अपनी मर्जी से हमारे घर आते हैं और माँ के साथ रात गुजार कर सुबह चले जाते हैं। ऐसा नहीं था कि वह अंकल शादीशुदा नहीं थे, वह शादीशुदा थे और उनके बच्चे भी थे, लेकिन वह थे बहुत बड़े आदमी। बड़े आदमी तो इन सब चीज़ के शौक़ ही होते हैं। उनको जब जो चीज़ पसंद आ जाए वह उनके साथ खेल लेते हैं। उनको भी मेरी माँ पसंद थी। वह आज भी अपनी मर्जी के मालिक थे। उनके लिए हमारे घर के दरवाजे खुले होते थे, क्योंकि वही थे जो एक तरफ कहा जाए तो वह हमारे घर के मालिक थे। लेकिन हमारी ज़िंदगी पूरी तरह पलट कर रह गई। मेरी जवानी ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। शायद मेरा जवान होना और मेरा खूबसूरत दिखना यह मेरे लिए एक सज़ा बन गया था। जो अंकल हमारे घर आते थे, उस अंकल की नज़र अब मुझ पर जमने लगी। उनकी नज़र जब मुझ पर पड़ जाती तो वह मुझे बहुत ही अजीब नज़रों से देखा करते थे। उनकी नज़रें देखकर मुझे बहुत डर लगता था। हालांकि मैं उनसे छुपते रहती थी, लेकिन अगर उनकी नज़र मुझ पर पड़ जाती तो वह मुझे खा जाने वाली नज़रों से देखा करते थे। उनके ऐसा देखने से मैं बहुत ज़्यादा डर जाती थी। उनकी नज़रें देखकर मुझे ऐसा लगता था कि उनकी नज़र मुझ पर ख़राब हो चुकी है, और ऐसा ही हुआ। वह एक रात जब हमारे घर आए तो उन्होंने मेरी माँ से कहा कि अब तुम में वह बात नहीं रही है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं आदिरा के साथ रात गुजारूँ। जब उस आदमी ने मेरी माँ से ऐसी बातें की तो मेरी माँ गुस्से से लाल हो गई। कोई भी माँ अपनी बेटी के लिए ऐसा कभी सुनना नहीं चाहेगी, लेकिन मेरी माँ ने कहा, ठीक है, तुम्हारी ख्वाहिश है कि तुम अब मेरी बेटी के साथ रात गुजारो तो मैं उससे बात करूँगी। वह बहुत खुश हो गया। वह कहने लगा, कह देना अपनी बेटी को कि उसे कभी भी मैं किसी चीज़ के लिए कमी नहीं होने दूंगा। जैसे आज तक उसे कभी किसी चीज़ के लिए कमी नहीं होने दिया, वैसे आगे भी उसकी हर ख्वाहिश को पूरा करूंगा। वह जो चाहेगी उसे मिलेगा। मेरी माँ ने हाँ में सर हिला दिया। माँ ने कहा, ठीक है, मैं आदिरा से बात करके बताऊंगी। दूसरे दिन मेरी माँ मेरे पास आई। उनको ऐसे देखकर मैं बहुत परेशान हो गई। माँ की आंखों में आंसू भरा हुआ था। मैंने कहा, माँ आप ठीक तो है ना? आपकी आंखों में आंसू क्यों हैं? इतना कहना था कि मेरी माँ की आंखों से वह आंसू छलक कर बाहर निकल आया और वह मुझे गले से लगाकर फूट फूट कर रोने लगी। मेरी माँ कहने लगी, बेटी आदिरा, मैंने तुम्हें आज तक दुनिया की नज़रों से बचा कर रखा था।
तुम्हारी इज्जत को मैंने सबसे छुपा कर रखा है। मैं कभी नहीं चाहूँगी कि मेरी बेटी का इज्जत मेरे सामने लुट जाए। मैं अपनी बेटी का इज्जत को ऐसे नीलाम होते हुए नहीं देख सकती। मैं मरना पसंद करूँगी, लेकिन अपनी बेटी का ऐसा दिन देखना पसंद नहीं करूँगी। मेरी बेटी, अब वक्त आ गया है, तो यहाँ से चली जा, तो यहाँ से भाग जा। मेरी बच्ची, तुम्हें मैंने पढ़ाया लिखाया है और तुम इस काबिल भी हो कि तुम्हें कहीं दूर जाकर अपनी अलग दुनिया बसा सको। एक अच्छी सी नौकरी ढूंढ लेना। तुम्हें पढ़ाने के लिए, तुम्हें अच्छी ज़िंदगी देने के लिए मैंने अपनी इज्जत को बेचा है। बचपन से लेकर आज तक मैं तुम्हारी इज्जत को बचा कर रखी हूँ। तुम्हारी ज़िंदगी संवारने के लिए मैंने अपनी इज्जत को दांव पर लगा दिया। लेकिन शायद मुझे लगता है कि जवान होने के बाद हम गरीबों को लोग अपनी जागीर और अपनी संपत्ति समझते हैं। तुम्हारी इज्जत भी महफूज नहीं रहेगी। बेटी, तू यहाँ से चली जा। आदिरा, तुम्हें मेरी कसम है, माँ ने मुझे अपनी कसम देकर मुझे घर से निकाल दिया, मुझे खुद से दूर जाने को कह दिया। अगर मैं अपनी माँ से जुदा ना होती तो वह आदमी मेरे साथ अपना ख्वाहिश पूरा करता। एक तरफ मेरी माँ और दूसरी तरफ मेरी इज्जत थी। मेरी माँ ने मेरी इज्जत को बचाने के लिए उन्होंने मुझे अपने आप से अलग कर दिया। मैं स्टेशन की तरफ भाग कर आती हूँ और मैं बस में बैठ जाती हूँ। यह बस इलाहाबाद जाने वाली होती है। बस चलने लगती है। लगभग 6 घंटे के बाद बस रुकती है। मैं स्टेशन पर उतर जाती हूँ और एक जगह पर बैठ जाती हूँ। मैं बैठकर उधर उधर देखने लगती हूँ। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता है कि मैं कहाँ जाऊँ, किधर जाऊँ, किससे मदद मांगूँ। मैं यही सोच में थी कि सामने एक अंकल मेरे पास आए। उन्होंने मुझसे कहा, बेटी, क्या तुम परेशान हो? मैंने कहा, हाँ अंकल, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ जाऊँ, किससे मदद मांगूँ। तभी वह आदमी कहने लगा, तुम परेशान ना हो, पानी पियो। उनके हाथ में एक बोतल पानी था। उन्होंने मुझे वह पानी दिया। मैं पानी पीने लगी तो मुझसे वह पूछने लगे, क्या तुम्हें भूख लगी है? मैंने कहा, हाँ मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लगी है। मैंने सुबह का नाश्ता तक नहीं किया और शाम होने चली है। तभी वह आदमी मुझे एक होटल में ले गया और खाने पीने की चीज़ें मंगवाया। मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लगी थी, इसलिए मैंने खाना शुरू कर दिया। मैंने पेट भर कर खाना खाया और मैंने उनसे कहा, अंकल, क्या मुझे कहीं काम मिल सकता है? जो भी हो, जैसा भी काम हो, मैं करने के लिए तैयार हूँ। वह अंकल बहुत अच्छे थे। उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखा और कहा, हाँ ज़रूर, मैं तुम्हें काम दिलवाऊंगा। उन्होंने मुझे एक गिलास जूस ला कर दिया और कहा, यह लो, जूस पी लो। मैंने जैसे ही वह जूस पिया, मुझे नींद आने लगी। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। सामने वह आदमी मुस्कुरा रहा था, बस उसका चेहरा मुझे नजर आ रहा था। धीरे धीरे मेरी आंखें बंद हो गई, लेकिन जब मेरी आंख खुली तो मेरे कदमों तले से जमीन खिसक गई। सामने एक नौजवान हट्ठा कट्ठा मर्द बैठा हुआ था। वह सिगरेट पी रहा था। हाथों में घड़ी थी, पैरों में जूता था, कोट पैंट में था। दिखने में बहुत ही अमीर आदमी लग रहा था। मेरी जब आंख खुली तो सीधे मेरी नज़र उस आदमी पर ही पड़ा। मैंने अपनी नज़र इधर उधर घुमाई तो देखा यह बहुत ही खूबसूरत कमरा था। मैं बेड से उठकर खड़ी हुई तो ऐसा लगा मुझ में जान ही नहीं है। मैं नीचे ज़मीन पर गिर गई। मैं जैसे ही गिरी, वह आदमी दौड़कर मेरे पास आया। उसके हाथों में जो सिगरेट थी, उसने वह सिगरेट फेंक दिया और मुझे अपनी बाहों में समेट लिया। मैंने कहा, मुझे छोड़ दो, मुझे जाना है, मुझे यहाँ से जाने दो। मैं उनके पैर पड़ने लगी। मैंने कहा, मुझे जाना है, मुझे यहाँ से जाने दो। वह आदमी कहने लगा, हाँ मैं तुम्हें ज़रूर जाने दूंगा, तुम चली जाना, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, लेकिन बस कुछ महीनों के लिए तुम्हें मेरे पास रहना होगा। मैंने कहा, मैं क्यों रहूं आपके साथ? मुझे नहीं रहना आपके साथ। उन्होंने मुझे गोद में उठाकर बिस्तर पर बिठा दिया। कहने लगा, मेरी बात सुनो। मैंने कहा, मुझे कोई बात नहीं सुनना, प्लीज़ मुझे जाने दो। वह कहने लगा, मैं एक शादीशुदा मर्द हूँ, मेरी मजबूरी है तुम्हें यहाँ रखना। तुम जैसी भी लड़की हो, मुझे उससे कोई परवाह नहीं। बस इतना पता है कि अब तुम मेरे बच्चे की माँ बनोगी। उसकी बातें सुनकर मेरे सर पर जैसे आसमान गिर पड़ा हो। उसकी ऐसी बातें सुनकर मैं चीखने लगी। मैंने कहा, क्या किया है आपने मेरे साथ? वह कहने लगा, वही जिसके लिए मैंने तुम्हें खरीदा है। मैंने कहा, किसने बेचा है मुझे? वह कहने लगा, तुम्हारे अंकल ने, उन्होंने पूरे 10 लाख रुपए मुझसे लिए हैं। मैंने तुम्हें उनसे पूरे 1 साल के लिए ख़रीदा है, फिर तुम चली जाना अपने अंकल के पास। मैंने कहा, वह मेरे अंकल नहीं थे। उन्होंने तो मुझे कहा था कि वह मुझे काम दिलवाएंगे। मैंने तो उनसे काम मांगा था। तभी वह आदमी कहने लगा, हाँ तो तुम समझ जाओ, यह तुम्हारा काम ही है। तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ, बस बदले में मुझे तुमसे एक बच्चा चाहिए। वह मेरे सामने घुटनों पर बैठ गया और मेरे सामने हाथ जोड़ने लगा।
वह कहने लगा, देखो मैं तुमसे ज़बरदस्ती नहीं करूँगा, मैं बुरा आदमी नहीं हूँ, मेरी मजबूरी है। मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करती हूँ, मेरे पास दौलत है, नाम है, हर कुछ है, लेकिन फिर भी मैं बहुत गरीब हूँ क्योंकि मेरा कोई औलाद नहीं हो सकता। मैं दुनिया का सबसे गरीब आदमी हूँ, मैं करोड़ों का मालिक हूँ, फिर भी मैं एक लाचार आदमी हूँ। मैंने आज तक जिससे भी प्यार किया मेरी ज़िंदगी में वह नहीं रहा। बचपन से लेकर आज तक मुझे कभी किसी का प्यार नसीब नहीं हुआ। मेरी पत्नी जो मुझ पर अपनी जान लुटाती थी, मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करती थी, वह भी मुझे छोड़कर जाने वाली है। मेरी पत्नी माँ नहीं बन सकती। मेरी पत्नी को कैंसर है, वह मरने से पहले अपनी गोद में मेरे बच्चे को देखना चाहती है। मैं चाहता तो अनाथ आश्रम से किसी भी बच्चे को उठाकर उसकी गोद में डाल देता, लेकिन उसे मेरा बच्चा चाहिए। वह मेरा बच्चा अपने गोद में देखना चाहती है, उससे प्यार करना चाहती है। उसकी यह आखिरी ख्वाहिश है। वह मुझसे इतना प्यार करती है कि वह बच्चे की खातिर मुझे किसी और से भी बांटने के लिए तैयार है। वह सर झुकाकर सारी बातें कर रहा था। उनकी बातें मेरे दिल में घर कर गई। यह आदमी दिखने में बहुत शरीफ लग रहा था। वह अपनी पत्नी के प्यार में बहुत लाचार था। वह अपनी पत्नी की आखिरी ख्वाहिश को पूरा करना चाहता था। उस आदमी की आंखों में उसकी पत्नी के लिए प्यार देखकर मेरा दिल पिघलने लगा। मैं एक पल के लिए सोचने लगी, वह अंकल मुझे इस इंसान के पास बेचकर चला गया। अगर वह आदमी मुझे कहीं कोठे पर बिठा देता तो मेरे साथ क्या होता? या तो फिर भी मजबूर आदमी है। यह आदमी अपनी पत्नी की आखिरी ख्वाहिश के लिए मुझसे बस एक बच्चा चाहता है। बदले में यह मुझे पैसे भी देने को तैयार है, इज्जत से खाना पीना, रहने के लिए हर चीज़ देने के लिए तैयार है। मैं कहाँ एक मामूली सी लड़की और यह कहाँ करोड़ों का मालिक। मैं उनके करीब गई और मैंने उन्हें उठाया और कहा, साहब मैं आपके बच्चे की माँ बनने के लिए तैयार हूँ। बहुत खुशनसीब है आपकी पत्नी जिसे आप मिले हो। एक मर्द की आंखों में आंसू यह बहुत बड़ी बात होती है। मैंने उनसे कहा, साहब मेरा नाम आदिरा है। बच्चे के बदले मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, बस मुझे रहने के लिए एक छत चाहिए और इज्जत से 2 वक्त का खाना चाहिए। तभी वह आदमी कहने लगा, मेरा नाम अभिमन्यु चौधरी है, तुम मुझे अभिमन्यु कह सकती हो। उन्होंने कहा, इस घर में तुम्हें किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी, तुम्हें हर चीज़ मिलेगी। तुम्हें जो चाहिए होगा तुम श्वेता को कह देना, श्वेता इस फार्म हाउस का देखभाल करती है। इतना कहकर वह जा चुके थे। श्वेता मेरे लिए खाने पीने की चीज़ ले आई। मैं खाना खाई और आराम करने लगी। रात हुई तो मैं इधर उधर करवटें लेकर अपनी माँ के बारे में सोच रही थी। पता नहीं मेरी माँ कैसी होगी, क्या कर रही होगी। खैर माँ के बारे में सोचते सोचते कब मेरी आँख लगी मुझे पता ही नहीं चला। जब मेरी नींद खुली तो सुबह के 10 बज रहे थे। मैं उठी और फ्रेश हो गई। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, इसलिए मैं श्वेता को बुलाई। श्वेता से मैंने पूछा कि किचन कहाँ है। श्वेता ने मुझे किचन दिखा दिया। श्वेता ने कहा कि देखिए, आप काम मत कीजिए, अगर साहब ने देख लिया कि आप काम कर रहे हैं तो मुझे जान से मार देंगे। मैंने कहा, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बैठे बैठे क्या करूँगी, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। मैं चाहती हूँ कि मैं थोड़ा बहुत काम करूँ। श्वेता किनारे खड़ी हो गई। मैंने कहा, देखो तुम्हें और भी कुछ काम होगा, तुम अपना काम करो, मैं संभाल लूँगी। यहाँ मैं घर के कामों में अपना मन लगाने लगी। दोपहर का टाइम था। मैं अपने कमरे में आराम करने के लिए चली गई। तभी मेरी नज़र सामने अभिमन्यु पर पड़ा। उनके हाथों में कुछ था। उन्होंने वह मुझे ला कर दिया। मैंने कहा, यह क्या है? उन्होंने कहा, यह लो, यह मोबाइल है, इसमें मैंने सिम लगा दिया है। तुम्हें कभी भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे फ़ोन कर देना, मैं आ जाऊँगा। मैं ऑफिस में होता हूँ, मुझे बहुत काम होता है, मैं तुमसे बीच बीच में मिलने के लिए आता रहूँगा। मैंने वह मोबाइल रख लिया। अभिमन्यु चला गया। दूसरे दिन अभिमन्यु शाम को फार्म हाउस आया। उन्होंने श्वेता को खाना लगाने के लिए कहा। मैं कमरे में थी, वह मेरे पास आए और उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने साथ टेबल पर बिठाया। उन्होंने अपने हाथों से मुझे खाना खिलाया। उसका प्यार देखकर मेरे दिल में अजीब सी हलचल मच रही थी। फिर मैंने अपने दिमाग को झटका कि नहीं, अभिमन्यु शादीशुदा है और वह तो मुझसे सिर्फ एक बच्चा चाहते हैं। बच्चे के लिए ही तो मेरी इतनी फिक्र कर रहे हैं। हमने मिलकर खाना खाया। मैं अपने कमरे में आ गई। अभिमन्यु भी कमरे में आया। उन्होंने दरवाज़ा बंद कर लिया। उनका दरवाज़ा बंद करना मुझे अजीब नहीं लगा क्योंकि मुझे पता था कि वह क्या चाहते हैं, लेकिन फिर भी यह सब मेरे लिए पहली बार था। पहली बार कोई मर्द मेरे करीब आ रहा था। मेरे पैर हाथ कांपने लगे, मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा, मैं घबराने लगी। अभिमन्यु मेरे बेहद करीब आ चुके थे। वह कहने लगा, तुम्हारे साथ यह सब करना मेरी मजबूरी है, अगर मेरी मजबूरी ना होता तो मैं तुम्हारे साथ कभी ऐसा नहीं करता। मैंने कहा, अभिमन्यु मैंने बच्चे के लिए बदले में आपसे कुछ भी नहीं मांगा, लेकिन मैं कुछ मांगना चाहती हूँ, क्या आप दोगे?
उन्होंने कहा, मांगो, क्या मांगना चाहती हो? मैंने कहा, मैं आपसे ऐसे रिश्ता नहीं बनाना चाहती। मैं चाहती हूँ जब तक आपका बच्चा आपकी गोद में ना दे दूँ तब तक के लिए ही सही आप मुझे अपनी पत्नी बना लें। वह एक पल को मुझसे दूर हट गया। वह कहने लगा, आदिरा, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने कहा, अभिमन्यु, मैं आपसे कभी कुछ नहीं मांगूंगी, बस मुझे इतना हक दे दो। मैं आपसे रिश्ते की शुरुआत आपकी पत्नी बनकर करना चाहती हूँ। मैं आपको ज़िंदगी भर के लिए पत्नी बनाने को नहीं कह रही, बस उस वक्त तक जब तक मैं आपके बच्चे को इस दुनिया में ना ले आऊँ। और आपको अपनी पत्नी को यह सब बताने की ज़रूरत नहीं है। अभिमन्यु ने मेरी बात मान ली। उन्होंने सिंदूर लाया और मेरी मांग भर दिया। मैं उनसे लिपट गई। हम दोनों बेहद करीब हो गए। अभिमन्यु की सांसें मेरी कानों को छू रही थी। मैंने अपने आप को अभिमन्यु के हवाले कर दिया। अब इस रिश्ते को बनाने के लिए मुझे कोई डर नहीं था, क्योंकि अभिमन्यु मेरा पति बन चुका था। कुछ महीनों के लिए ही सही, लेकिन वह मेरा पति था। उससे रिश्ता बनाने में अब मेरे दिल में कोई बोझ नहीं था। मैं भगवान से भी नजरें मिला सकती थी। मैं कोई पाप नहीं कर रही थी। खैर, धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और 1 महीना बीत गया। 1 महीने बाद पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ। अभिमन्यु को जब इस खुशी का पता चला तो अभिमन्यु खुशी से मेरी बधाई लेने लगा। उसने आज तक मुझे अपनी पत्नी से नहीं मिलवाया था और ना ही उसकी कोई जिक्र की थी। धीरे धीरे इसी तरह वक्त गुजरता जा रहा था। अभिमन्यु मेरे साथ वक्त गुजारता था। उन्हें जब भी ऑफिस से फुर्सत मिलती थी वह मेरे पास आते थे, मेरे साथ वक्त गुजारते थे, मेरी बहुत फिक्र करते थे। उनका फिक्र, उनका प्यार देखकर मुझे उनसे प्यार होने लगा था। यह समझे कि मैं अभिमन्यु से प्यार करने लगी थी, लेकिन मैं उनको कभी यह कह नहीं सकती थी कि मैं उनसे प्यार करती हूँ, क्योंकि वह अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते थे और उनकी पत्नी भी उससे बहुत प्यार करती थी। उन दोनों के बीच में कभी नहीं आना चाहती थी। खैर, धीरे धीरे वह दिन भी करीब आ गया। रात के 2 बज रहे थे और मेरी तबीयत अचानक से ख़राब होने लगी। मैंने अभिमन्यु को फ़ोन किया। अभिमन्यु उसी वक्त मेरे पास आए। उन्होंने मुझे अपने गोद में उठाया और गाड़ी में बिठाया और हॉस्पिटल लेकर चले आए। मैंने हॉस्पिटल में एक बहुत ही खूबसूरत से बेटे को जन्म दिया। वह बिल्कुल अभिमन्यु की तरह दिख रहा था। मेरी आंखों में खुशी के आंसू झलक रहे थे। मैंने उस बच्चे को सीने से लगाया और उसे अभिमन्यु को दे दिया। मैंने कहा, ये लो नीलम का बच्चा, इस बच्चे पर सिर्फ नीलम का हक है। तभी अभिमन्यु ने कहा, आदिरा, तुम मेरे साथ इस बच्चे को लेकर नीलम के पास चलोगी। नीलम को तुम अपने हाथों से इस बच्चे को उसकी गोद में डाल देना। मैंने अपने दिल पर पत्थर रख लिया, क्योंकि एक माँ को अपनी औलाद को किसी की गोद में देना यह बहुत बड़ी कुर्बानी होती है। मैं एक पल के लिए भूल गई कि वह मेरा बच्चा है। मैंने उस बच्चे को गोद में उठाया और अभिमन्यु ने मेरा हाथ पकड़ा। हम गाड़ी में बैठकर अभिमन्यु के घर उनकी पत्नी नीलम के पास आए। नीलम को देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। वह लग ही नहीं रही थी कि उसे इतनी बड़ी बीमारी हुई है। वह बेहद हसीन औरत थी। वह बेड पर पड़ी हुई थी। मैं उनके करीब गई। मैं उस बच्चे को नीलम की गोद में रख दिया। नीलम ने उस बच्चे को गले से लगाकर फूट फूट कर रोने लगी। वह मेरे सामने हाथ जोड़ने लगी और कहने लगी, तुम्हारा एहसान है कि तुमने मेरी आखिरी ख्वाहिश को पूरा किया। तुम दुनिया की सबसे अच्छी लड़की हो और तुम्हें दुनिया की हर खुशी मिलनी चाहिए। उसने अभिमन्यु को अपने पास बैठाया। नीलम ने एक और आखिरी ख्वाहिश बताई। वह अभिमन्यु और मेरा हाथ पकड़कर हम दोनों के हाथों को एक दूसरे को पकड़ा दिया और वह कहने लगी, अभिमन्यु, मैं जानती हूँ आदिरा तुमसे बहुत प्यार करती है। आदिरा की आंखों में तुम्हारे लिए मैं बहुत प्यार देख रही हूँ। शायद आदिरा मुझसे भी ज़्यादा तुमसे प्यार करे। तुम आदिरा का हाथ थाम लो। इस बच्चे को माँ बाप दोनों का प्यार मिलना चाहिए। मेरी माँ बनने का ख्वाहिश भी पूरा हो गया। मेरी यह ख्वाहिश भी पूरी कर दो। मैं चाहती थी कि तुम्हें मुझसे ज़्यादा कोई प्यार नहीं कर सकता, लेकिन आदिरा तुमसे बहुत प्यार करती है। इतना कहना था कि नीलम का तबीयत अचानक से बहुत बिगड़ने लगी। हम नीलम को लेकर हॉस्पिटल आ गए। नीलम को आईसीयू में ले जाया गया। नीलम ने आखिरी बात यही कहा कि मेरे बच्चे को माँ बाप दोनों का प्यार मिले। अभिमन्यु, तुम आदिरा से शादी कर लेना। नीलम हमारे बीच से चली गई। अभिमन्यु पूरी तरह टूट गए। मैंने अभिमन्यु को तसल्ली दिया। मैंने उस बच्चे को अभिमन्यु के गोद में रख दिया। मैंने कहा, अभिमन्यु, नीलम कहीं नहीं गई है, या नीलम का ही बच्चा है। इतना सुनना था कि अभिमन्यु ने मुझे सीने से लगा लिया। वह कहने लगा, आदिरा, सच में तुम मुझसे प्यार करती हो। मेरी जबान लड़खड़ाने लगी कि मैं उन्हें क्या जवाब दूं। मैं खामोश हो गई। मेरी खामोशी अभिमन्यु समझ चुके थे। उन्होंने कहा, आदिरा, तुम मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगी। मैं बिल्कुल खामोश थी। मेरी आंखों से आंसू छलक रहे थे। मैंने भी अभिमन्यु को सीने से लगा लिया। मैंने कहा, नहीं, मैं आपको कभी कहीं नहीं छोड़कर नहीं जाऊंगी। अभिमन्यु ने मुझे सच्चे दिल से अपना लिया। उन्होंने पूरे समाज के सामने मुझे अपनाया। एक दिन मैंने अभिमन्यु से कहा, मैं अपनी माँ से
से मिलना चाहती हूँ। अभिमन्यु ने मुझे मेरी माँ से मिलवाने के लिए गांव लेकर चले आए। जब मैं गांव आई, जिस घर में मैं अपनी माँ के साथ रहती थी, उस घर में ताला लगा हुआ था। घर में कोई नहीं था। यह देखकर मैं बहुत परेशान हो गई। मैंने आसपास लोगों से पूछा तो पता चला कि मेरी माँ इस दुनिया में नहीं रही। यह सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। मैं ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। आज जब मुझे अपनी माँ को सुकून देने का वक्त आया तो मेरी माँ ही इस दुनिया में नहीं रही। शायद मैंने बहुत लेट कर दी अपनी माँ के पास आने में। मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं करूँगी। मैं अपनी माँ को आखिरी बार भी नहीं देख पाई। उन्होंने मेरे लिए इतना कुछ किया और मैं उनके लिए कुछ भी नहीं कर पाई। यह अफ़सोस मुझे ज़िंदगी भर रहेगी। दोस्तों, क्या उस दिन मुझे अपनी माँ के साथ ही रहना चाहिए था? क्या मुझे अपनी माँ से अलग नहीं होना चाहिए था? मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अपनी माँ को छोड़कर नहीं जाना चाहिए था, चाहे अंजाम जो भी होता। आपका क्या कहना है? कमेंट करके ज़रूर बताएं। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।